हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो हमने प्रीवियस सिलेक्शन में पढ़ा था क्या होती है जावा, ठीक है, और जावा के फीचर्स के बारे में डिस्कस करा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जावा को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसकी जो पाथ होती है हम जावा की उसको कैसे हम सेट कर सकते हैं, और जावा काम कैसे करती है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जो भी हमारा आज का एजेंडा है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले, मैं बता दूं। हम पढ़ेंगे हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल जावा। ठीक है, हम जावा को जो है हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर तो हम यूज करेंगे ना। तो जावा आपकी सिस्टम में होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर हम पढ़ेंगे, जब इंस्टॉल हो जाएगा जगह, हम पढ़ेंगे हाउ टू सेट पाथ। कि ये बताना होता है कि आपकी जो सिस्टम वेरिएबल होती है, आपको बताना होता है कि आपकी जो जावा की फाइल है वो कहाँ पे स्टोर करी गई है। फिर आपकी जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि पाथ को सेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे हाउ जावा वर्क्स, कि जावा काम कैसे करता है। कि हमको पता है जावा एग्जीक्यूट होता है, उसमें दो फेजेस होती हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम, लेकिन ये काम कैसे करता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली पहले देख लेते हैं जावा को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक ब्राउजर की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि आपकी जो चीज़ें हैं आप उसको ब्राउज कर पाओ। अब कोई भी ब्राउजर का यूज कर सकते हो, यानी कि मोजिला हो सकता है, आपके माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है। तो सिंपल मैं क्रोम का यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी ब्राउजर का यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिंपल आपको क्रोम ही यूज करना है। तो कोई भी चीज़ों को यूज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ब्राउजर का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा जो ब्राउजर ओपन हो चुका है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ब्राउज करूँगा कि जेडीके को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जावा को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जावा को डाउनलोड करने के लिए हमको सर्च करना पड़ेगा जेडीके डाउनलोड, यानी कि जावा डेवलपमेंट किट को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम आगे पढ़ने वाले जेडीके क्या होती है। बेसिकली यहाँ पर टाइप करना है जेडीके डाउनलोड, सिंपल है। तो ये जो पहला वाला लिंक है उसको ओपन करना है, यानी कि जावा एसी डाउनलोड। हमने प्रीवियस सेक्शन पढ़ा था कि जो एसी का मतलब होता है स्टैंडर्ड एडिशन, यानी कि कोर जावा, ठीक है। तो जावा एसी, तो इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी कि ओरेकल जेडीके। तो जो पहला चीज़ है जेडीके डाउनलोड, तो इसमें आपको क्लिक करना है। तो एक लिंक है, तो सिंपल सी क्लिकेबल लिंक है, तो क्लिक हो जाएगा। क्लिक करने के बाद ये दूसरा विंडो आपके सामने खुल जाएगा। तो आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाना है। जब आप नीचे की तरफ आ जाओगे तो आपको बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास लाइनक्स की सिस्टम है तो यू कैन गो फॉर दिस लिंक, मतलब यहाँ पर डाउनलोड की लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइल की साइज़ दी गई है। तो अगर आपके पास लाइनक्स की सिस्टम है देन यू कैन गो फॉर दिस लिंक। अगर आपके पास मैक की सिस्टम है देन यू कैन गो फॉर दिस लिंक। तो सिंपल मेरे पास विंडोज़ का है, जो कि ये वाला है विंडोज़ 64 बिट का। तो सिंपल है, हम यहाँ पर इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक विजल खुल के आ रहा है जो कि है टर्म्स एंड कंडीशन का। तो सिंपल हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट करा। तो यहाँ पर जो डाउनलोड वाली टैब है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो बेसिकली मेरे करते हैं डाउनलोड पे क्लिक, तो जो जेडीके हमारा डाउनलोड हो जाएगा। हालांकि मेरा सिस्टम में पहले से जेडीके अवेलेबल है, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है फिर से डाउनलोड करने का। तो मैं इसको सिंपल कैंसिल कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, जब आपका डाउनलोड हो जाएगा पूरी तरह से, जेडीके डाउनलोड होने के बाद आपको जाना है डाउनलोड वाली फोल्डर पे, जहाँ पे आपकी जो डाउनलोड वाली चीज़ें होती है वहाँ पर स्टोर होती है। क्लिक करने के बाद आपको एक सेटअप मिल जाएगा, उस सेटअप पे क्लिक करना है। तो वहाँ पर एक छोटा सा विजार्ड खुल के आएगा, तो उस विजार्ड में नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। तो इस तरह से आपकी जो जेडीके है आपकी सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद हम क्या करेंगे, मतलब जावा पूरी तरह डाउनलोड हो गया। तो डाउनलोड होने के बाद हम जाएंगे सी ड्राइव में। तो सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पर होगा प्रोग्राम फाइल्स। तो यहाँ सिंपल है, प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। तो यहाँ पर आपको जावा कहाँ ढूंढना है। तो बेसिकली यहाँ पर हम जावा को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है जावा है, तो जावा नाम के फोल्डर होगा। तो उसके अंदर जाने के बाद तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी कि जेडीके और जेआरई। तो जेडीके का मतलब होती है जावा डेवलपमेंट किट, और जेआरई का मतलब होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये जो जेडीके होती है इसका मतलब ये हुआ कि जावा डेवलपमेंट किट। किट का मतलब क्या होती है, किट का मतलब होती है कि कलेक्शन। तो जावा डेवलपमेंट किट का मतलब ये हुआ कि जावा की प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए मल्टीपल फंक्शनलिटीज अवेलेबल है जो कि जेडीके के अंदर स्टोर करी गई है। तो हम इसको बोलते हैं मल्टीपल कलेक्शन है ना इसके अंदर, तो हम इसको बोलते हैं किट। तो किस तरह की किट है, डेवलपमेंट किट है। किस तरह की डेवलपमेंट, जावा की डेवलपमेंट। तो हम कह सकते हैं इसको जावा डेवलपमेंट किट। फिर से बता दो, किट का मतलब होता है कलेक्शन। तो जावा को डेवलप करने के लिए जब हम जावा की प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमारे मल्टीपल चीज़ों को हम डेवलप करेंगे। तो उस मल्टीपल चीज़ों को डेवलप करने के लिए तो हम जेडीके की जरूरत करते हैं, ताकि हमको जो फंक्शनलिटी है वो पहले से मिल जाए। तो जेडीके के अंदर वो सारे फंक्शनलिटी अवेलेबल है, तो हम इसको बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट, यानी कि जावा की प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए हम जेडीके का यूज करते हैं। तो बेसिकली हम जेडीके के अंदर जाएंगे, फिर हम जाएंगे बीन फोल्डर के अंदर। तो सिंपल ये जो पाथ आपको दिख रहा है ना, इस पाथ को आपको कॉपी करना है। कंट्रोल-C से कॉपी कर लो। तो कॉपी हो जाने के बाद, ठीक है, कॉपी हो जाने के बाद इसको सिंपल मिनिमाइज कर लो। फिर आपको यहाँ पर जाना है दिस पीसी के अंदर। फिर उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज में जाना है।
तो प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक इस तरह से एक विंडोज मिल जाएगा। तो आप सिंपल जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग, तो फिर उसके बाद आपको जाना है एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो फिर आपको जाना है नीचे की तरफ ये जो पाथ है ना, पाथ वाला ऑप्शन, इसमें क्लिक करना है। अगर आपके सिस्टम में पाथ नहीं है तो सिंपल न्यू पे जाइए और यहाँ पर पाथ नाम की वेरिएबल क्रिएट करिए ताकि आपकी जो पाथ है वो क्रिएट हो जाए। तो क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ पर तो मेरे सिस्टम में पहले से अवेलेबल है। आई होप आपकी सबके सिस्टम में अवेलेबल होगा क्योंकि ये प्री डिफाइंड होती है। तो बेसिकली आपको जाना है पाथ वाली सेक्शन में, इसमें क्लिक करने के बाद आपको जाना है एडिट में। तो एडिट में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है न्यू पे। तो न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक आपको जगह मिल जाएगा ताकि आपकी जो भी फाइल है या जो भी पाथ आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो सिंपल आपको यहाँ पर कंट्रोल भी से पेस्ट करवाना है। तो सिंपल है। तो मेरे सिस्टम में पहले से जावा की पाथ अवेलेबल है, तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है इसको दोबारा से सेट करने के लिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल आप सेट करिए। तो इस तरह से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे सिस्टम में पहले से जावा की जो पाथ है वो अवेलेबल है, तो मेरे को दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको दोबारा से करना है तो न्यू पे क्लिक करिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका पाथ आपने कॉपी करा था तो सिंपल यहाँ पर पेस्ट करिए। तो पेस्ट हो जाने के बाद ओके पे क्लिक करिए, तो आपकी जो पाथ है वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ओके पे क्लिक करा, फिर यहाँ पर ओके पे, तो फिर यहाँ पर ओके, यानी कि मेरा पाथ सेट हो चुका है। अगर आपको चेक करना है कि पाथ सही से सेट हुआ है कि नहीं तो आपको जाना है CMD पे। CMD का मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। तो CMD के अंदर जाने के बाद CMD ओपन हो चुका है मेरा। तो यहाँ पर क्लिक करना है जावा सी। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर सिंपल देख सकते हो जावा सी लिखने के बाद ही तो मेरे को कुछ चीज़ें मतलब मेरे कुछ डाटा देखने को मिल रहे हैं। इस डाटा का मतलब ये हुआ कि जावा के अंदर कुछ फंक्शनलिटी अवेलेबल है, तो कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज है, कुछ प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स है। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पर मेरे को शो हो रहे हैं। तो अगर आपके सिस्टम में कुछ इस तरह से विजिबल हो रहा है तो आप जान लीजिए कि आपकी जो सिस्टम है उसमें पाथ सेट हो चुका है। अगर आपकी कोई एरर आ रहा है तो फिर से उसी प्रोसेस में फॉलोअप करिए ताकि आपकी जो पाथ है सही से सेट हो जाए। अगर पाथ सेट नहीं हुआ तो जावा की प्रोग्राम्स रन नहीं होंगे। फिर से बता रहा हूँ, अगर पाथ सेट नहीं होगा यानी कि जावा की प्रोग्राम्स जो रन नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको पाथ सेट करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये था एक तरीका जिसकी मदद से हम जावा को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं और जावा के पाथ को सेट कर सकते हैं ताकि जो हमारा सिस्टम है उसमें हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा पाएं। तो यहाँ तक हमने सीखा जावा को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं और जावा की जो पाथ है उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं जावा की वर्किंग के बारे में कि जावा काम कैसे करता है। इंटरनली जावा के अंदर एक मशीन इमिडिएट है जिसको हम बोलते हैं JVM। तो JVM का मतलब है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। तो इस JVM के अंदर कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं जो जिसकी मदद से जावा की जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे किस तरह से जावा काम करते हैं, किस तरह से जावा की प्रोग्राम्स जो एग्जीक्यूट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं किस प्रोग्राम कैसा हम लिखते हैं जावा में, और प्रोग्राम लिखने के बाद उसकी जो एग्जीक्यूशन कैसे होती है। तो सिंपल है, मैं आपको लिख दूँ फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से चीज़ें एग्जीक्यूट होती है। तो मैं आपको बता दूँ, जावा की प्रोग्राम करने के लिए आपकी ID की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो कोई ID की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है, तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हो। तो जो टेक्स्ट एडिटर होगा वो आपकी नोटपैड भी हो सकता है। ठीक है, नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस हो गया, तो सबलाइम हो सकता है। ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर है, तो आप डाउनलोड करिए उसको और जो भी आपका जावा का प्रोग्राम है इसमें आप लिखिए। आपको अभी कोई भी ID का ज़रूरत नहीं है अगर आप बिगनर हो। तो सिंपल मैं भी अभी सबलाइम पे करूँगा। सबलाइम एक टेक्स्ट एडिटर है जिसकी मदद से हम जावा की प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। तो सबलाइम में इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो सबलाइम में कलर कोडिंग होती है तो मेरे को ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सिंपल आप एक टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करिए। अगर आपके पास नहीं है तो नोटपैड तो होगा ही, उसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हो। तो यहाँ पर जावा में कोड लिखने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ। तो पहले ओपन हो चुका है, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, मैं शुरू से बताऊंगा आपको। तो जब भी हम जावा की प्रोग्राम करते हैं उसको हम सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपके सिस्टम का C ड्राइव में आ चुका हूँ। तो C ड्राइव में कुछ मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा। तो मान लो मेरा फोल्डर का नाम है SGT। ठीक है, हमारा चैनल का नाम ही लिख लेते हैं। तो जो मेरा फोल्डर का नाम है वो SGT है। तो अपने SGT क्रिएट हो चुका है, देख सकते हो इसमें कोई भी चीज़ें नहीं है, मतलब जो फोल्डर है पूरी तरह से एम्प्टी है। तो हम इसके अंदर हम जो प्रोग्राम है उसको हम सेव करेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मैंने अपनी टेक्स्ट ओपन कर चुका हूँ। तो बेसिकली हम इसको सेव करते हैं। तो सेव हम कुछ इस तरह से करा, मैंने करा hello world डॉट जावा। तो यहाँ पर मैंने करा hello world डॉट जावा, जो कि है मेरा जावा की फाइल का नाम। तो हम इस प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसकी मदद से हम hello world को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये है हमारा hello world डॉट जावा। तो SGT नाम की फोल्डर हम इसको सेव कर रहे हैं। तो मैंने करा सेव। तो बेसिकली सेव हो चुका है। तो जावा की जो फाइल है सेव हो चुकी है। मैं बता दूं, जावा की जो कोडिंग शुरू होती है हमेशा क्लास से ही होती है। तो क्लास क्या है हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। तो क्लास के कुछ नाम होना चाहिए। तो जावा की तरफ से रिकमेंडेड है कि जो क्लास की नाम और फाइल का नाम सेम होनी चाहिए। अगर डिफरेंट भी हुआ तो कि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर हम क्लास क्रिएट कर चुके हैं। तो क्लास का नाम कुछ रखते हैं। मैंने कहा hello world।
ठीक है। तो पहली बात, जब हम जावा में कोड लिखेंगे तो पहली बात हमको क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। तो कुछ क्लास के अंदर हम कुछ चीज़ों को डिफाइन करेंगे। तो पहली बात, क्लास की बॉडी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास की बॉडी, सिंपल सी बात है। तो हम देख सकते हो जो हमारा फाइल का नाम है hello world डॉट जावा और क्लास की नाम भी वही है hello world। तो क्लास की नाम और फाइल के नाम सेम होनी चाहिए, ये रिकमेंडेड जावा की तरफ से। अगर कोई भी डिफरेंट हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अभी जो क्लास की बॉडी क्रिएट हो चुका है, तो हमें डिफाइन करते हैं मेन मेथड। मैंने करा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग की करते हैं एरे, फिर args। तो आप कोई इसमें घबराने वाली बात है नहीं। तो मैं बताऊंगा आपको पब्लिक क्या होती है, स्टैटिक क्या होती है, वॉइड क्या होती है और मेन मेथड क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग की एरे हम क्यों बनाते हैं, और ये क्लास क्या होती है, क्लास की बॉडी क्या होती है। तो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले। अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो बेसिकली इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जावा की प्रोग्राम का, तो जब भी हम कोई भी प्रोग्राम जावा इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं बताऊंगा पब्लिक क्या होती है। जब हम एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम चीज़ें पढ़ेंगे, पब्लिक क्या होती है, स्टैटिक क्या होती है, वॉइड हम क्यों लिखते हैं, तो मेन मेथड क्यों डिफाइन करते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सिंपल ध्यान दीजिए हम जावा में कोड कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट println। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ, सिस्टम का मतलब होते हैं सिस्टम में क्लास है। हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println की मदद से हम जो भी चीज़ें हम चाहते हैं कंसोल पे शो करवाने, डिस्प्ले करवाने के लिए, तो हम करवा सकते हैं। जैसे सी में यूज हो रहा था printf, तो ऐसे जावा में यूज होती है सिस्टम डॉट आउट डॉट println। तो एलन होती है न्यू लाइन को क्रिएट करने के लिए। चाहो न्यू लाइन क्रिएट ना करने के लिए तो सिंपल प्रिंट एलन को हटा के प्रिंट कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ न्यू लाइन क्रिएट हो जाए, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर प्रिंट एलन। तो मैं बता दूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println यूज होती है जावा में चीज़ों को प्रिंट करवाने के लिए। जैसे सी में होता था printf, ऐसे जावा में होती है सिस्टम डॉट आउट डॉट println। तो अगर आप इसके अंदर कुछ ही मैसेज करते हो, मैंने मान लो ये कर दिया, तो ये जो पूरी चीज़ें लिखा है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगे कंसोल पे। तो मैं चाहता हूँ ऐसे कोई चीज़ें ना हो जाए प्रिंट, तो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं, फिर हम करते हैं वेलकम टू SGT। तो सिंपल सी बात है, ये मेरा मैसेज है कि दुनिया को बताना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड वेलकम टू SGT। तो मैं चाहता हूँ ये जो पूरी लाइनें प्रिंट हो जाए मेरी कंसोल पे। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था जो कि बिल्कुल बन के तैयार है। अभी बात करते हैं इस प्रोग्राम काम कैसे करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जो डॉट क्लास फाइल कैसे क्रिएट होती है। तो इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ कि काम कैसे करते हैं। तो मान लो मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट करा, तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रोग्राम्स लिखा। ठीक है, जावा की प्रोग्राम्स जो भी हमने अभी लिखा, तो उसका नाम मैंने रखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये मेरे प्रोग्राम का नाम है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। तो जब भी हम जावा की प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं, वो दो फेज में एग्जीक्यूट होता है। जो पहला फेज हमारा कंपाइल टाइम, ठीक है, दूसरा फेज हमारा रन टाइम। तो पहले बात करेंगे हम कंपाइल टाइम में चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, फिर हम बात करेंगे रन टाइम की। तो बेसिकली बात करें कंपाइल टाइम में कैसे चीज़ें हम एग्जीक्यूट करते हैं। अगर बात करें हेलो वर्ल्ड डॉट जावा की, हमारा जावा की फाइल का नाम है। तो इसके अंदर मैंने कुछ कोड को सेव कर रखा है, यानी कि जब मैंने जावा की फाइल को सेव करा था, तो जो भी मेरा जावा की कोड है तो मैं सेव कर रहा हूँ इसके अंदर, जो कि मेरा हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। अगर मैं डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव कर रहा हूँ तो ये मेरा जावा की फाइल है। फिर से बता दूँ, जब भी हम कोई जावा की फाइल को सेव करते हैं, हम हमेशा डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि जब भी हम कोई भी जावा की फाइल को सेव कर रहे हैं तो हम हमेशा डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करेंगे, ताकि जो कंपाइलर है, जो भी प्रोसेसर है, उसको पता चलना चाहिए ये हमारा जावा की फाइल है। तो बेसिकली ये जावा की फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ कोड लिखा, मान लो कि यहाँ पर कुछ कोड है। ठीक है, तो ये कुछ कोड है। तो इस कोड को लिखने के बाद हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल हम क्यों करते हैं कि कोड में कुछ एरर है या नहीं, कोई बग रह गया है नहीं, उसको चेक करने के लिए हम कंपाइल करते हैं। जो कंपाइल होता है, पहली बात हम सोर्स कोड होती है हमारी। सोर्स कोड क्या है, जो हम लिखते हैं, ये जो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा है, इसके अंदर हमें कुछ कोड लिखा है, उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। तो जो भी हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट println हेलो वर्ल्ड, तो ये हमारा सोर्स कोड है। सिंपल सी बात है, जब कंपाइल हो जाएगा, सोर्स कोड है हमारा। ठीक, मैं फिर से बता दूं, सोर्स कोड है। कंपाइल टाइम के बाद ये सोर्स कोड है। सोर्स कोड क्या हो जाएगा आफ्टर कंपाइल, ये कन्वर्ट हो जाएगा बाइट कोड पे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने कुछ यहाँ पर कोड लिखा, मैंने कुछ सोर्स कोड लिखा, उसको मैंने सेव करा हेलो वर्ल्ड डॉट जावा के अंदर। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मेरा चीज़ें सेव हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ इसको मैं कंपाइल करने के लिए कि मेरा प्रोग्राम में कुछ एरर तो नहीं है।
तो जब मैं कंपाइल करने के लिए गया तो कंपाइल हो गया यहाँ पर। आफ्टर कंपाइल तो जो भी मेरा सोर्स कोड था वो कन्वर्ट हो गया बाइट कोड पर। बाइट कोड क्या होती है? बाइट कोड का मतलब होता है मशीन कोड। बाइट कोड का दूसरा नाम है मशीन कोड। ये क्या काम करता है कि मैंने आपको बताया था कि जावा के अंदर जेबीएम नाम की मशीन है, उसको नहीं पता हमारा सोर्स कोड क्या लिखा है। जेबीएम जो है उसको नहीं पता सोर्स कोड क्या है, उसको सोर्स कोड समझ नहीं आएगा। तो जेबीएम को समझाने के लिए तो हम करेंगे बाइट कोड को इम्प्लीमेंट, यानी कि जो सोर्स कोड हम लिखते हैं वो जेबीएम को समझ नहीं आता। ठीक है, सोर्स कोड को जेबीएम समझने के लिए जो कंपाइलर है वो सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड पर। मैं फिर से बता दूं, जो हम राइट करते हैं, जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। तो सोर्स कोड को जेबीएम समझ नहीं पाता है, यानी कि सोर्स कोड को हम कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड पे बाय यूजिंग कंपाइलर। तो सिंपल है। तो पहले हमारा था सोर्स कोड, सोर्स कोड को हमने कंपाइल करा, कंपाइल करने के बाद ये हमारा कन्वर्ट हो गया बाइट कोड पर। ठीक है, तो बाइट कोड पे कन्वर्ट होने के बाद हमको चीजें जो है, जो भी आउटपुट है हमारा वो शो हो जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ काम कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जावा की जो प्रोग्राम्स होती है 2 फेज में एग्जीक्यूट होते हैं, जो पहला कंपाइल टाइम, दूसरा रन टाइम। तो ये जो बातचीत पूरी हुई है कंपाइल टाइम का हुआ, यानी कि जावा की कोड था पहले हमारे पास। जावा कोड यानी कि सोर्स कोड जो हो प्रोग्रामर लिखता है, यानी कि जो हमने हमें अभी करा, क्लास क्रिएट करा, मेन मेथड क्रिएट करी, जो पूरी चीजें हम इसको बोलते हैं सोर्स कोड। मैं फिर से बता दूं, जो हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, यानी कि जावा की कोड। तो पहली बात हमारे पास कोई सोर्स कोड था, सोर्स कोड को हम कंपाइल करा कंपाइलर की मदद से। तो कंपाइल होने के बाद तो ये कन्वर्ट हो गया बाइट कोड में। बाइट कोड में इसीलिए कन्वर्ट हो गया ताकि जो जेबीएम है, जो सिस्टम है, वो उसको समझ पाए। तो ये जो पूरा काम है ये हमारा कंपाइलर का काम है। कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइलर का काम सिंपल ये है कि जो सोर्स कोड होगा उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करना। तो सिंपल सी बात है, मैं फिर से बता दूं, तो बेसिकली जो कंपाइलर है उसका काम ये है, जो सोर्स कोड होती है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करना, ताकि जो जेबीएम है वो चीज़ों को समझ पाए और हमारा जो आउटपुट है वो हमको मिल पाए। तो बेसिकली ये था कंपाइल टाइम का काम। ठीक है, तो ये जो हमारा कंपाइल टाइम है इसका काम खत्म हो चुका है, यानी कि जो पहला फेज जब एग्जीक्यूशन है वो खत्म हो चुका है। यानी कि जो सोर्स कोड है हमने लिखा, फिर उसको कन्वर्ट करा बाइट कोड में, यानी कि ये जो काम था पूरी सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करना, ये पूरी काम था कंपाइलर का। तो कंपाइलर ने अपनी काम कर दिया। तो अभी काम करना है रन टाइम को। तो बेसिकली क्या करेंगे हम इसमें? तो रन टाइम में क्या काम होती है, यानी कि जेबीएम जो पूरी काम होती है जेबीएम करता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो जेबीएम है उसको बाइट कोड मिल चुका है, यानी कि जो भी प्रोग्राम में लिखा था सोर्स कोड का बाइट कोड जेबीएम को मिल चुका है। मैं बता दूं, हम बाइट कोड को बोलते हैं डॉट क्लास फाइल। तो डॉट क्लास फाइल कैसे क्रिएट होता है मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा धीरज रखिए। तो जो बाइट कोड है हम उसको बोलते हैं डॉट क्लास फाइल। अगर हम बात करें सोर्स कोड का, तो सोर्स कोड को हम बोलते हैं जावा फाइल। ठीक है, तो ये क्लास फाइल या जावा फाइल, डॉट जावा फाइल या डॉट क्लास फाइल, सिंपल बात है। तो मैं फिर से बताऊंगा आपको कि डॉट क्लास फाइल कैसे क्रिएट होती है, तो थोड़ा सा धीरज रखना। तो फिर से बता दूं, बाइट कोड को बोलते हैं हम डॉट क्लास फाइल। अगर हम सोर्स कोड की बात करें हम उसको बोलते हैं डॉट जावा फाइल, यानी कि जावा के कोड। तो यहाँ तक सिंपल है। जो जेबीएम है उसको अपना जो बाइट कोड है मिल चुका है। तो जेबीएम को बाइट कोड मिलने के बाद फिर क्या काम होगा, ये हमारा पहला चीज़ है कि जेबीएम जो बाइट कोड है उसको मिल चुका है। जो भी बाइट कोड है उसको हम बोलते हैं डॉट क्लास फाइल। तो बाइट कोड मिलने के बाद दूसरा काम है उसका क्लास को लोड करना। तो लोडिंग ऑफ क्लास। तो क्लास का लोड कैसे करेगा? बाय यूजिंग क्लास लोडर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डॉट क्लास फाइल हमको मिला था, हम पहले उसको मशीन के अंदर लोड कर रहे हैं, यानी कि लोडिंग ऑफ क्लास बाय यूजिंग क्लास लोडर। तो क्लास लोडर एक क्या है? क्लास लोडर एक मशीन है, मतलब एक सिस्टम है जिसकी मदद से हम डॉट क्लास फाइल को लोड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो जब डॉट क्लास फाइल लोड हो जाएगा तो जो तीसरा काम होगा हमारा वेरीफाइंग बाइट कोड, कि जो बाइट कोड उसको मिला है, यानी कि यहाँ पर जो बाइट कोड है, यानी कि डॉट क्लास फाइल या बाइट कोड कुछ भी बोल सकते हो, जो भी बाइट कोड यहाँ पर लोड होने के बाद, तो उसको जब बाइट कोड मिला जेबीएम को क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा कि जो बाइट कोड है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि जो प्रोग्रामर है इसमें कोई तो गलती तो नहीं करी है ना, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर कुछ नहीं है, मतलब जो बाइट कोड है पूरी तरह से साफ सुथरा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप है हमारा ट्रांसलेटिंग। तो जब ये बाइट कोड वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि बाइट कोड में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी बाइट कोड हमको मिला हमको ट्रांसलेट करेंगे। तो मान लो जो बाइट कोड है कुछ बड़ा सा बाइट कोड, यानी कि मान लो ये हमारा 2000 लाइन का कोड है। ठीक है, तो 2000 लाइन का कोड को ट्रांसलेट करना पड़ेगा ताकि हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो ट्रांसलेटर किसकी मदद से करेंगे? बाय यूजिंग इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इंटरप्रेटर का काम क्या है? जो भी बाइट कोड उसको रिसीव हो रहा है उसको ट्रांसलेट करना
तो ट्रांसलेट करने के बाद जो भी हमारा सिस्टम है यानी कि विंडोज है उसको समझ पाए। तो ये जो हमारा इंटरप्रेटर है ये हर एक लाइन को 1 बाय 1 चेक करेगा और जो भी ट्रांसलेटर उसके लिए बनेगा तो हमारा को ये प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो इंटरप्रेटर है, मान लो कि 2000 लाइन का कोड है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर हर एक लाइन को चेक करेगा, हर एक लाइन के लिए एक मतलब निकालेगा बाय यूजिंग ट्रांसलेटर, यानी कि इंटरप्रेटर हर एक लाइन को चेक करेगा। तो जो भी उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट होगा वो हमको प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली इंटरप्रेटर क्यों यूज होता है, इंटरप्रेटर यूज होती है बाइट कोड को ट्रांसलेट करने के लिए। तो ट्रांसलेट होने के बाद फिर क्या होगा, ट्रांसलेट होने के बाद जो भी हमारा चीज़ें है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि रन टाइम में चीज़ें एग्जीक्यूट होंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एट रन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो एग्जीक्यूट होने के बाद हमको आउटपुट भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आउटपुट के लिए, तो हमको जो सिस्टम है तो अपनी जो जनरेट आउटपुट है वो शो करेगा। तो वी कैन सी आवर आउटपुट। तो जावा की जो प्रोग्राम है कुछ इस तरह से काम करता है। इसका एक डायग्राम देख लेते हैं कि जो प्रोग्राम है किस तरह से फ्लो करता है। तो ये हमारा रन टाइम की बातचीत है। तो पहली बात तो डॉट क्लास फाइल मिलने के बाद हम क्लास को उसको लोड करते हैं, यानी कि क्लास लोडर की मदद से हम डॉट क्लास फाइल को लोड करते हैं। तो जो भी डॉट क्लास फाइल लोड होता है उसको हम वेरीफाई करते हैं, यानी कि जो बाइट कोड वेरीफाइड है उसकी मदद से हम चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, यानी जो बाइट कोड है हमारे पास वो सही है या नहीं, इसमें कोई एरर है या नहीं। तो पहली बात तो बाइट कोड वेरीफाई होता है। तो बाइट कोड को वेरीफाई करने के बाद फिर हम जाते हैं इंटरप्रेटर के पास। ये जो बाइट कोड है इसका मतलब निकालने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, 1 बाय 1 लाइन को ट्रांसलेट करता है। तो जो भी आउटपुट है हर एक लाइन का तो इसको प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर जो रन टाइम है, यहाँ पर जो भी हमारा प्रोग्राम है एग्जीक्यूट होता है। तो एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर जो हार्डवेयर है यानी कि जो हमारा सिस्टम है उसमें हमको आउटपुट शो होता है। तो बेसिकली जो जावा की प्रोग्राम है, जावा की जो एप्लीकेशन है कुछ इस तरह से फ्लो करते हैं। पहले कंपाइल टाइम में होती है, फिर रन टाइम में होती है। तो जो कंपाइल टाइम होती है, कंपाइल टाइम में क्या होती है, कंपाइलर की मदद से सोर्स कोड से बाइट कोड को कन्वर्ट करी जाती है। तो जो भी बाइट कोड हमको मिलता है उसको हम लोड करते हैं। फिर लोड करने के बाद हम उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करने के बाद अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो हम उसको रन करते हैं, यानी कि एग्जीक्यूट करते हैं। अगर एग्जीक्यूट हो गया तो जो हमारा आउटपुट है हमको डिस्प्ले हो जाएगा। तो बेसिकली जो जावा के प्रोग्राम से कुछ इस तरह से काम करते हैं। तो आई होप आपको पूरी चीज़ें पता चल चुका होगा। तो चलिए भी देखते हैं कि हम जावा की जो प्रोग्राम हमने बनाया था helloworld.java उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद कैसे डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है, चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कंपाइल करने के बाद जो हमारा रिजल्ट है यानी कि जो डॉट क्लास फाइल है वो शो हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये होता है। तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम, तो मैं आपको दिखा दूं जो SGT नाम की फोल्डर में क्रिएट करा था उसमें कोई दूसरा फाइल तो है नहीं। तो बेसिकली हमें देख सकते हो इसमें कोई और एक फाइल भी है नहीं, सिर्फ एक जावा फाइल है। तो जब हम कंपाइल करेंगे तो एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्रिएट होता है। तो बेसिकली हम इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए पहले इसको सेव करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल ऐसे सेव करा। सेव करने के बाद हम CMD ओपन करते हैं। तो ये CMD को ओपन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो मैंने यहाँ पर करा CMD। तो CMD ओपन हो चुका है। तो जब भी हम जावा की प्रोग्राम्स को कंपाइल करते हैं तो हमेशा फाइल का नाम यूज करते हैं। तो बेसिकली अभी हम फाइल का नाम यूज करेंगे। तो मैंने करा जावा सी, तो यहाँ पर करते हैं हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा फाइल का नाम था, तो helloworld.java। तो बेसिकली जो पूरी प्रोग्राम में बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैं आपको बता दूं कंपाइल हो चुके हैं, यानी कि जो डॉट क्लास फाइल है क्रिएट हो चुका होगा। तो पहले इसको देख लेते हैं डॉट क्लास फाइल कैसे क्रिएट हो रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले हमारा जावा का फाइल था। तो कंपाइल होने के बाद यहाँ पर जो क्लास फाइल क्रिएट हो चुकी है, ये जो हमारा है हेलो वर्ल्ड वाला, ये है डॉट क्लास फाइल। दो फाइल है यहाँ पर, जो पहला वाला है डॉट क्लास फाइल है, दूसरा वाला हमारा जावा की फाइल है। तो यहाँ पर लिखा है टाइप है हमारा क्लास फाइल यानी कि डॉट क्लास फाइल, तो ये डॉट जावा फाइल। तो ये हमारे सोर्स कोड यानी जो जावा की फाइल है हमारा सोर्स कोड है। जो हेलो वर्ल्ड वाली फाइल है यानी कि जो क्लास फाइल है हमारा बाइट कोड यानी कि कंपाइल हो चुका है। तो हम इसको रन करते हैं। तो रन करने पर क्या क्या होता है आपको पता है। तो यहाँ पर बेसिकली रन करने के लिए हम यूज करते हैं क्लास के नाम को। तो क्लास का नाम हमारा क्या था, हेलो वर्ल्ड ही था। तो हम करते हैं जावा हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली जो आउटपुट है यहाँ पर शो हो रहा है जो कि हेलो वर्ल्ड वेलकम टू SGT। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम चीज़ों को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये था हमारा पहला जावा की प्रोग्राम। आई होप आपको पता चल चुका होगा जावा की प्रोग्राम्स कैसे काम करते हैं, कैसे डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है। तो अभी कुछ लूप होल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम क्लास को कैसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा प्रोग्राम। तो जब भी हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हम कोई भी स्पेस नहीं अप्लाई कर सकते, यानी कि यहाँ पर स्पेस अलाउड नहीं है। अगर हम स्पेस यूज कर रहे हैं तो हम ये कंपाइल टाइम एरर प्रोवाइड करेगा। मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि कंपाइल टाइम में हमेशा कंपाइल टाइम हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, जावा की फाइल का नाम।
ठीक है। कंपाइल टाइम यूज होते हैं फाइल का नाम। अगर रन टाइम की बात करें, 2 फेज में एग्जीक्यूट होते हैं ना, अगर रन टाइम की बात करें हम यूज करते हैं क्या, क्लास के नाम। तो बेसिकली हम देख सकते हो ये हमारा क्लास के नाम है, ठीक है, और हेलो वर्ल्ड डॉट जावा हमारा फाइल का नाम है। तो फाइल के नेम में कोई इसमें जो भी स्पेसिंग है कुछ है नहीं, लेकिन क्लास में कोई स्पेसिंग हमने कर रखी है। तो आपको बताने के लिए क्या एरर आता है मैं आपको दिखा देता हूँ एरर क्या आता है। तो ये मैंने कुछ इस तरह से कमेंट करा, अगर आप चाहते हो कोई भी चीज़ें कमेंट करने के लिए तो हमें कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने स्पेसिंग करी है, तो बेसिकली इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। तो पहली बात तो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा यानी कि जो हमारा फाइल का नाम है, मैंने करा जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, यानी कंपाइल कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर बेसिकली कंपाइल टाइम एक एरर आ गया कि यहाँ पर जो है ना हेलो वर्ल्ड, तो इसके बीच में कोई एरर है, हमको उसको फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ पर स्पेसिंग दी गई है, तो ये एरर बता रहे हैं। तो अगर मान लो हम कुछ इस तरह से करते हैं, स्पेस हटा देते हैं, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल चल जाएगा। इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, बिल्कुल चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बिल्कुल तो चल रहा है। हेलो वर्ल्ड वेलकम टू SGT, तो ये चल रहा है। हाँ, स्पेस को यूज़ करके जावा की प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो स्पेस को यूज़ करने के लिए, तो सिंपल आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो, ताकि ये भी स्पेस को डिनोट ही करता है। हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम स्पेस नहीं दे सकते। अगर मान लो मैंने आपको बताया था जो जावा की फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होनी चाहिए, तो अगर डिफरेंट भी हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो लेकिन सेम करना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो अगर मान लो मैं सिंपल यहाँ पर जो जावा की फाइल है उसका नाम है हेलो वर्ल्ड, तो मैं क्लास का नाम रख रहा हूँ हेलो, तो फाइल का नाम और क्लास के नाम डिफरेंट है। तो देखते हैं चल रहा है कि नहीं, बिल्कुल चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। क्लास के नाम और फाइल के नाम में क्या दिक्कत है, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम कंपाइल करेंगे तो हम फाइल का नाम यूज करेंगे। तो फाइल का नाम है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, तो मैंने यहाँ पर करा जावा सी, तो इसकी मदद से कंपाइल करते मैंने करा जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई एरर नहीं है, जो हमारा प्रोग्राम है बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है। जब हम रन करेंगे तो हम हमेशा क्लास के नाम को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं करूँगा जावा हेलो, ठीक है। तो ये क्या हेलो हमारे क्लास का नाम है, देखते हैं चल रहा है कि नहीं, बिल्कुल चल रहा है। हेलो वर्ल्ड वेलकम टू SGT, तो सिंपल सी बात है, कंपाइल टाइम में हम यूज करते हैं हेलो वर्ल्ड डॉट जावा की, यानी कि जावा की फाइल का नाम। अगर हम बात करें रन टाइम का, तो हम यूज करते हैं जावा की क्लास का नाम। तो ये दोनों डिफरेंस है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कि फिर से बता दो, कंपाइल टाइम में हम यूज करते हैं जावा की फाइल का नाम, अगर हम रन टाइम की बात करें, रन टाइम यूज करते हैं हम जावा की क्लास के नाम। तो ये दो बड़ी ज़रूरी चीज़ें आपको बताने के लिए कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ क्लास के नेम और फाइल के नेम में। और क्लास की नेम और फाइल की नेम दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, नहीं मतलब रिकमेंडेड है हम सेम करना चाहिए, कि क्लास की नेम और फाइल का नाम सेम होनी चाहिए। तो ये था आज का प्रोग्राम आपको बताने के लिए कि हम जावा को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे हम जावा की पाथ को सेट करवा सकते हैं। तो मैं आपको बताया कि जावा काम कैसे करती है, जावा की वर्किंग के बारे में हमने डिस्कस करा कि जावा काम कैसे करती है। जावा 2 फेज में काम करते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। तो बेसिकली ये था आज का लेक्चर। तो मैं आपको बता दूं, जब हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कुछ इस तरह से कमांड्स होती है, जावा सी, ये कंपाइल टाइम के लिए जावा सी फाइल का नाम डॉट जावा, ठीक है। ये वगैरह मैं कंपाइल टाइम का मैं लिख दूं यहाँ पर कंपाइल टाइम। अगर रन टाइम की बात करें, रन टाइम में होती है जावा फिर क्लास का नाम, जावा क्लास नाम, तो जावा और फिर क्लास की नेम। तो सिंपल यहाँ पर, तो ये हमारा रन टाइम है। तो इसको याद रखना कि कंपाइल टाइम और रन टाइम क्या होती है और किस तरह से ये चीज़ें काम करते हैं। कंपाइल टाइम बेसिकली यूज होती है सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए। वो जो रन टाइम होती है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि चीज़ों को ट्रांसलेट करी जाती है, चीज़ों को वेरीफाई करी जाती है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में आपका डाउट पोस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं काम का चीज़ अगर आपको हेल्पफुल लगता है, तो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाए। तो आज के लिए भी इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।